अच्छा, कभी सोचा है कि भारत की कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है? आज हम सब मिलकर एक ऐसे दौर में चलेंगे जहां हमारे समाज, हमारे धर्म और हमारे सोचने के तरीके की पहली नींव रखी गई थी। ये सफर है वैदिक काल का। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा दौर था जिसने आज के भारत को, जैसा हम इसे जानते हैं, वो आकार दिया। कौन सा था वो समय जब वो विचार पैदा हुए जो आज भी, हजारों साल बाद भी, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि वैदिक काल में छिपा है। जी हाँ, यही वो युग है जहां भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की, कह सकते हैं, पहली ईंट रखी गई। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर ये वैदिक काल है क्या और इसका नाम वैदिक ही क्या पड़ा? क्या वजह थी? इसका नाम आया है वेद शब्द से, जिसका सीधा सा मतलब है ज्ञान। ये वो दौर था, करीब करीब 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच का, जब भारत में एक नई सभ्यता करवट ले रही थी और दुनिया के सबसे पुराने ज्ञान ग्रंथों में से एक, यानी वेद, रचे जा रहे थे। लेकिन एक मिनट, ये जो 900 साल का लंबा दौर था ना, ये पूरा एक जैसा बिल्कुल नहीं था। इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसे दो हिस्सों में बांटना होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों हिस्सों में सच में जमीन आसमान का फर्क था। तो पहला हिस्सा था प्रारंभिक वैदिक काल, जो चला 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और फिर उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों युगों में समाज असल में कैसे और कितना बदला। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं पहले दौर से, यानी प्रारंभिक वैदिक काल से। सोचिए कैसा रहा होगा उस जमाने का जीवन। देखिए, इस दौर में लोग कबीलों में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। परिवार का मुखिया तो पुरुष होता था, लेकिन, और ये बहुत दिलचस्प है, महिलाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार था। वो धार्मिक अनुष्ठानों में भी बराबर हिस्सा लेती थीं। सोचिए, गार्गी और लोपामुद्रा जैसी महान विद्वान महिलाएं इसी दौर की हैं। ये दिखाता है कि समाज कितना खुला हुआ था। और शायद सबसे बड़ी बात, वर्ण व्यवस्था। वो जन्म से नहीं बल्कि कर्म से, यानी किसी के काम से तय होती थी। मतलब एक लोहार का बेटा भी अपनी काबिलियत के दम पर एक योद्धा बन सकता था। कमाल की बात है ना? अच्छा, और इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? उनकी सबसे बड़ी दौलत थी गाय। जी हाँ, पूरी इकोनॉमी ही पशुपालन पर टिकी थी। राजन यानी राजा होता तो था, पर उसकी ताकत आज के राजाओं जैसी नहीं थी, बहुत सीमित थी। असली फैसले तो सभा और समिति जैसी आम सभाएं लेती थी, जो काफी हद तक डेमोक्रेटिक थीं। और धर्म, ये लोग मंदिर नहीं बनाते थे, बल्कि प्रकृति की ताकतों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है उत्तर वैदिक काल, और ये वो दौर था जिसने सच पूछिए तो सब कुछ बिल्कुल बदल कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति का दौर था। समाज अब पहले जैसा खुला नहीं रहा, बल्कि ज्यादा जटिल और कठोर हो गया। और जो सबसे बड़ा और शायद सबसे गहरा बदलाव आया, वो था वर्ण व्यवस्था में। अब किसी का काम नहीं, बल्कि उसका जन्म उसकी पहचान तय करने लगा। ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में काफी बढ़ गया, और दुख की बात यह है कि महिलाओं की स्थिति भी कमजोर होने लगी। इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो पहले दौर में कर्म यानी काबिलियत मायने रखती थी, और दूसरे दौर में जन्म यानी खानदान। और यकीन मानिए, ये वो एक बदलाव था जिसने आने वाली हजारों सालों के लिए भारतीय समाज की दिशा तय कर दी। सिर्फ समाज ही नहीं, एक और बड़ी क्रांति हुई अर्थव्यवस्था में। अब लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, और लोहे के औजारों ने खेती को एकदम आसान बना दिया। नतीजा, पशुपालन की जगह अब खेती मुख्य पेशा बन गई। लोग अब एक जगह टिककर बसने लगे। छोटे छोटे गांव धीरे धीरे शहरों में बदलने लगे, और कबीलों की जगह ले ली बड़े बड़े राज्यों ने, जिन्हें हम जनपद के नाम से जानते हैं। और हाँ, अब इन राज्यों के राजा बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तो कुल मिला के देखें तो समाज घूमते फिरते पशुपालकों से एक जगह टिककर खेती करने वाले लोगों का बन गया था। और जब लोग एक जगह बसते हैं तो क्या होता है? व्यापार, वो भी धीरे धीरे पनपने लगा था। लेकिन रुकिए, वैदिक काल की कहानी सिर्फ सामाजिक और आर्थिक बदलावों तक ही सीमित नहीं है। ये तो जबरदस्त ज्ञान, साहित्य और दर्शन का भी दौर था। इसी युग ने हमें दिए हैं हमारे 4 महान वेद। सबसे पहले ऋग्वेद, जो देवताओं की तारीफ में लिखे गए खूबसूरत भजनों का कलेक्शन है। फिर है सामवेद, जिसे भारतीय संगीत की गंगोत्री भी कहा जाता है, यहीं से संगीत शुरू हुआ।
इसके बाद यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठान करने के नियम कायदे हैं, और आखिर में अथर्ववेद, जो जादू टोने से लेकर दवाइयों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातों का खजाना है। और फिर वैदिक काल के आखिर में आते हैं उपनिषद, और यहां से सोचने का पूरा नजरिया ही बदल गया। अब फोकस सिर्फ यज्ञों और कर्मकांड पर नहीं था, अब सवाल पूछे जा रहे थे, बहुत गहरे सवाल, जैसे मैं कौन हूं, यानी आत्मा का रहस्य, ये पूरी कायनात क्या है, यानी ब्रह्म की खोज, और जीवन के इस चक्र से आजादी कैसे मिले, यानी मोक्ष का रास्ता। यहीं से असल में भारतीय दर्शन यानी फिलॉसफी का जन्म हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का आज क्या मतलब है? हजारों साल पुराना ये दौर हमारे लिए आज भी इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि वैदिक काल ही वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर आज का पूरा भारत खड़ा है। हमारे धर्म, हमारे समाज, हमारी राजनीति, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इसी दौर से जुड़ी हैं। और इतना ही नहीं, इसी दौर में जो सामाजिक जटिलताएं पैदा हुईं, उन्हीं की वजह से आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए और क्रांतिकारी विचारों को जन्म लेने का मौका मिला। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि इस प्राचीन युग की विरासत, जिसमें एक तरफ महान दार्शनिक विचार हैं तो दूसरी तरफ एक कठोर सामाजिक व्यवस्था, ये दोनों चीजें आज भी हमारे समाज को किस तरह से और कितना आकार दे रही हैं।